तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन था। नहीं, मैग्ना कार्टा तो हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कह रहे हैं। मैग्ना कार्टा तो हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कह रहे हैं। 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ड्राफ्ट है, बेसिक ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक ये आर्टिकल 2 में हमारे जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकेंड आर्टिकल में 2A में, आर्टिकल 2A में दोबारा ऐड किया गया है हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वाला, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद है कि इसमें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होगा, दोनों, ठीक है। और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही नहीं था, यानी कैबिनेट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर। और ये अयूब खान ने इंट्रोड्यूस कराया था। इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स थे। 234, इस वाले में 250 थे, इसमें 280। हमारा जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 280 आर्टिकल्स हैं 1973, अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। कोई सवाल है इसके बारे में तो पूछें। हाँ, लेकिन जी हो चुका था अरीबा, समझाओ जरा। नहीं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन समझाएं। टू 280 आर्टिकल्स। आर्टिकल सब तो हम ज़ाहिर डिस्कस नहीं कर सकते। आर्टिकल 1 जो है पाकिस्तान की बाउंड्रीज को डिसाइड करता है, स्टेट को। सेकंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है। आर्टिकल 5 जो है वो लॉयल्टी विथ द स्टेट है। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन का है, ठीक है, आर्टिकल 6। और आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, हाँ, फंडामेंटल राइट्स। वैसे ये फंडामेंटल राइट्स खुद ही एक टॉपिक है, यानी अगर आप इस पे देखें ना, लास्ट दफ़ा एक सवाल मेरी नज़र से गुजरा था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक सवाल आया था CSS में कि 18वीं तरमीम में 18th अमेंडमेंट में कौन से फंडामेंटल राइट्स नए शामिल किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर आप उसमें ना भी आए तो पाकिस्तान अफेयर में भी ये सवाल आ सकता है कि 18वीं तरमीम में आपको पता है उसमें जो तब्दीलियाँ हुई, जो चीज़ें चेंज हुई, उसमें फंडामेंटल राइट्स में 4 नए आर्टिकल शामिल हुए या उसमें तब्दीलियाँ की गई। तो वो कौन से थे? आर्टिकल 8 से लेकर 28 के दरमियान के। एक 17 था, एक 19 था, एक 25 था, 5A होगा आई थिंक, और 10A। आर्टिकल 17 क्या है? राइट टू असेंबली, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल यानी किसी को अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो उसका एक ट्रायल होगा अदालत में, फेयर ट्रायल होना चाहिए उसका। राइट टू इंफॉर्मेशन। 17 को आप देख लीजिएगा, आई थिंक ये राइट टू असेंबली है या राइट टू प्रेस है,
यानी आप जी इसमें है तो खोलें, हाँ खोल दें। आर्टिकल 62(1)(f वो था जिसके तहत नवाज शरीफ नाइल हुए थे। इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आता है। आर्टिकल 95C जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके तहत इमरान खान जो है वो रिमूव हुए। 95C ये आप लिखते जाएंगे। आर्टिकल्स जो है ना वो ज़रूर आते हैं और ख़ास आर्टिकल्स लिखें, आपको आने चाहिए ख़ास आर्टिकल्स। एक दफ़ा आप नेट में भी सर्च करेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन PDF में मिल जाएगा। वैसे तो आपके पास बुक होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप गूगल से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सर्च करें। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है और आपकी CSS हो भी गई ना तो पिछली ज़िंदगी फिर आपकी CSS के बाद वाली बहुत मुश्किल गुजरेगी, क्योंकि आइन का पता ही नहीं होगा तो आप चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बहुत लाजमी है। और पढ़ें भी, उसको समझें भी, और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उसको डिस्कस भी करते रहें ताकि आपको क्लियर रहे कि इसमें हो क्या रहा है। चले हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे 62 95 मैंने बताया, 62 1FC क्या आर्टिकल है। 62 61 दोनों आर्टिकल्स जो हैं बेसिकली क्या हैं, ये हैं बता रहे हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी एलिजिबिलिटी कि कौन सा मेंबर जो है वो मेंबर बन सकता है पार्लियामेंट का, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। मिसाल दो मुल्कों का शहरी ना हो, यानी ड्यूअल नेशनलिटी ना हो उसके पास, ग्रेजुएशन उसकी तालीम हो, और ये चीज़ें उसके पास होनी ज़रूरी हैं। इसी तरह एक चीज़ है 62 1F में, उसमें वो बता रही है, ये तो अमेंडमेंट्स है, उसमें वो बता रहे हैं कि चले अमेंडमेंट्स को रहने दें अगर आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को खोल दें, वरना जो भी जिसमें 62 1FC में ये बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का मेंबर, वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट का मेंबर, पार्लियामेंटेरियन जो सादिक और अमीन नहीं है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि सादिक और अमीन हम किसे कहते हैं। जब नवाज शरीफ की बात आई थी तो एक बड़ा मशहूर जुमला था, आई रिमेंबर आई वाज लेक्चरर एट कॉलेज एट दैट टाइम। सो मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो नवाज शरीफ हट गया, तो क्योंकि बच्चे इमरान खान के साथ बहुत होते हैं आपको पता है, तो बच्चे बड़े खुश थे। पाकिस्तान स्टडी हम बड़े हंगामे के साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि सर नवाज शरीफ हट गया, ये हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया, ये वो। तो नवाज शरीफ ने एक उस वक्त बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि मुझे क्यों निकाला। तो ये एक बात आम मतलब हर जगह पर हो गई थी, तो बच्चे इसको लेके वो एंटरटेन कर रहे थे। मैंने कहा एक ऐसा दौर आएगा नवाज शरीफ का, आप ये फैसला सुनेंगे कि ये फैसला सही नहीं हुआ। अभी आपने देखा, मैंने कहा उस वक्त नवाज शरीफ में बड़ी शक्तियाँ थी, मैंने कहा अभी ये हो रहा है, लेकिन कभी आपको लगा कि ये नवाज शरीफ स्टार है, सबको अच्छे लग रहे हैं। तो बात वही है। अब आप देखें कैसे सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो क्या अब इस पे बात करें, चीज़ें जब आप डिसाइड करके आइन की तरफ आते हैं ना, फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने ख़ुद इमरान खान को कहा कि आप धरने क्यों दे रहे हैं इस्लामाबाद में, आप अदालत में आ जाएं, आपके मसले का हल हो जाएगा। अब आप देखें इससे बाकी क्या बचता है। वही मैं उसी जस्टिस साकिब निसार की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा डैम बनाने वाले थे और उस पर चौकी भी देते थे। उन्होंने कहा था कि मैं चौकी भी दूंगा उस पर। कितने बच्चों ने पैसे दिए थे आप में से? देख, हमारे बच्चों को भी जो है वो अमेंडमेंट्स बेसिकली आइन में तब्दीली होती है। अमेंडमेंट्स आइन में तब्दीली होती है। आइन में तब्दीली ऐसी कि कोई चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं,
उसके लिए एक फार्मूला है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं उसके लिए कितनी परसेंटेज दरकार है? 50 प्लस 1 वोट, सिंपल मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के लिए। यानी 342 टोटल मेंबर्स हैं, आपको कितने चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? 170 कैसे? 170 और 172 का है, 172 वोट्स चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन आइन में तब्दील करने के लिए आपको कितने वोट्स चाहिए? तो वोट कितने हो गए? यानी मोर देन 200। अब आप काउंटिंग कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनना या आइन को तब्दील करना? आइन को चेंज करना। अब हमारे पास जब प्राइम मिनिस्टर भी बनता है तो उसको 5, 8, 10 वोट दरकार हो जाते हैं। यानी जब इमरान खान बने, उन्होंने MQM को साथ ले लिया और लोगों को साथ ले लिया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो अब आप समझें जो 172 पर आके रुक रहा है, इससे पीछे है, उससे 200 से ज़्यादा वोट्स जो है वो कैसे मिलेंगे? तो आइन को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है। आइन को चेंज कब किया जा सकता है? जब असेंबली के ज़्यादातर लोग हिमायत में हों और किसी पार्टी की अक्सरियत हो। अब इस तरीके से आइन को चेंज किया गया, ये सारी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें मैं आपको कुछ अहम अमेंडमेंट्स बताऊं। 20 जो है 18th इसमें नहीं है, 21st जी। 2008 में पार्टी के पास थी मेजॉरिटी, पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर तो उनका बन गया था, लेकिन इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो आइन को चेंज करें। तो उनकी हेल्प नवाज शरीफ ने की थी। नवाज शरीफ ने इस खुशी में हेल्प की थी कि उन्होंने आइन में, पीपल्स पार्टी ने एक तब्दीली की थी कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। उससे पहले था कि 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म की बात 17वीं तरमीम में परवेज़ मुशर्रफ ने करवाई थी, जिससे ये था कि वो बेनज़ीर और नवाज शरीफ के लिए चाहते थे कि दोनों ना बने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। 2010 में जब 18वीं तरमीम आई, बेनज़ीर भुट्टो 2007 में शहीद हो चुकी थी और इसका नुकसान सिर्फ नवाज शरीफ को था। तो इसलिए नवाज शरीफ ने ये सोचा कि वो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और वो बन भी गए। ये अलग बात है कि वो टेन्योर मुकम्मल ना हो सका, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो वो बन गए। तो ज़रदारी ये बात अपने उस दौर में कहते भी थे कि हमने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। जो बात ये कहते थे वो इस पर्सपेक्टिव में होती थी कि जो अमेंडमेंट में तब्दीली हुई। खैर फिर पीपल्स पार्टी ने उसका फ़ायदा भी लिया, 18वीं तरमीम का क्रेडिट भी लिया। ये चीज़ें भी तो सियासत में तो ये चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग चीज़ पॉलिटिक्स है। अगर आप उसमें ज़्यादा गहराई के साथ जाएंगे, उसको समझेंगे, तो अगर आप अभी देखें CSS वगैरह इन चीज़ों में जा रहे हैं, लेकिन जब आप जितने आप में से जाएंगे और जब 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे या रिटायरमेंट से पहले अगर आपको कोई एहसास होगा कि कुछ और किया जाए, तो वो आपको पॉलिटिक्स करने का एहसास होगा। हमारे पास ना चीज़ें वो तारे ज़मीन पर मूवी में वो कहता है ना, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है, बच्चा कहता है छोटा। तो हमारे सोसाइटी में भी ये चीज़ है। मुझे ये एहसास होता है कि कभी कभी ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बेरोज़गारी में भी होते हैं, जॉब की तलाश में भी होते हैं। ना उन्हें जॉब मिलती है, ना उनकी बेरोज़गारी ख़त्म होती है और ना वो मेहनत करना छोड़ते हैं, अनथक मेहनत करते हैं। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि डायरेक्शन गलत होता है। सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें, आपको टाइम से पता चल जाए कि मुझे ये चीज़ करनी है, कोई सी भी चीज़। अभी जैसे अभी आप देखें, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको CSS का कितना पहले आइडिया हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, बहुत बात। अभी भी बहुत सारे बच्चे रियलाइज़ नहीं करते। जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, जैसे जैसे इस चीज़ में आप घुसते जाएंगे, आपको एहसास होगा कि जल्दी कर लेना चाहिए। जितना आप जल्दी करें उतना अच्छा। ये बात आप मेरी समझ रहे हैं ना? जितना आप जल्दी करेंगे उतना अच्छा, मतलब क्या?
क्या ज़्यादा मिलेगा? आपकी सर्विस ज़्यादा होगी, सर्विस ज़्यादा होगी, आपके प्रमोशंस ज़्यादा होंगे, प्रमोशंस ज़्यादा होंगे, आपके ग्रेड ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके ग्रेड ज़्यादा बढ़ेंगे, आप बड़ी सीट पर जाएंगे। ये एज से है। दोनों अगर आप साथ हों, एक की एज 22 साल है, एक की एज 32 साल है, गवर्नमेंट जॉब की वजह से वो 32 की वजह से एलिजिबल है, 10 साल का डिफरेंस है। आप दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, जाहिर है एक 10 साल पहले रिटायर हो गया, एक 10 साल बाद रिटायर हुआ, तो 10 साल बाद जो रिटायर हुआ उसके इंक्रीमेंट, उसके प्रमोशंस ज़्यादा हुए। तो इसलिए जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा। अभी आपके पास ये टाइम है, एक टाइम ऐसा आएगा आप फॉर्म फिल करेंगे, कंप्यूटर आपको कहेगा कि सॉरी आप जो है वो ओवर एज है, यू आर ओवर एज। और सच में इन चीज़ों का पता नहीं चलता। अभी आप अपना माजी देखेंगे ना, अगर आप 5 साल पहले सोचेंगे, आप कहेंगे यार 5 साल पहले और अभी वक्त को देखेंगे, एक पल की बात है। अभी के जो दिन गुजर रहे हैं वो ऐसे गुजरेंगे जैसे सदियां, लेकिन पास्ट को आप देखेंगे वो जैसे पल गुजर गया। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो सही से यूटिलाइज करें, सही से अवेल करें, इसको सही से इसका फ़ायदा लें। वक्त के साथ जितना जितना ये चीज़ें गुजरती जाएंगी उतने आपके परेशानियां बढ़ती जाएंगी, तो इसको जल्दी करें। और ये सुन के हम तंग हो गए हैं, बच्चों को पढ़ा के। जनवरी गुजरता है, फरवरी शुरू होता है, जैसे अभी फरवरी आएगा, मार्च, तो आप देखिएगा ये सारी चेयर्स फिल होंगी, सारे बच्चे कहेंगे हम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन आते जाएंगे, महीने गुजरते जाएंगे, 25 करीब आएगा, सर इसको स्किप कर रहा हूँ, 26 का पक्का है। आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप दरिया में जाएंगे नहीं, पानी का एहसास आपको नहीं होगा, आपको तैरने का एहसास नहीं होगा। आप तैरना चाहते हैं लेकिन बहुत बाहर, आप रेगिस्तान के ऊपर भागते हुए दरिया में तैरना चाहते हैं, दरिया में उतरे तो फिर पता चलेगा। तो एक दफ़ा आप जाएंगे, आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं, कहाँ मुझे काम करना है, किस प्रोसेस से गुजरना है। और 3 अटेम्प्ट्स हैं, 6 अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, 3 सी के, 3 सी के, एक चीज़ कर लें आप। अगर 6 में भी नहीं होता ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 6 में अगर आप अच्छी तैयारी करके दे रहे हैं और नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ऐसा ना हो कि फिर आप ही नहीं रहे उसके बाद। अपने आप को महफूज रखें, आप सबसे ज़्यादा अहम है। ये सब चीज़ें बात की हैं। अगर नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी जनरल जॉब्स अच्छी हैं, इतनी डिफरेंट जॉब्स अच्छी हैं जनरल रिक्रूटमेंट में, आप उनमें अप्लाई करें, 16 में, 17 में, जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हैं। FIA डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नेब है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। एंटी करप्शन सिंध का, आप CSSCC में तो नहीं है इस तरह। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जाना चाहें, एजुकेशन में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जनरल जॉब्स में अप्लाई करते रहें। तो तैयारी में ये नहीं होता कि जो पेपर बनाने वाला ये नहीं सोचता कि ये जो पेपर मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, वो उसके ज़हन में जो आ रहा होता है वो बना रहा होता है। और ज़्यादातर अगर आप CSS की तैयारी करके पेपर देते हैं तो उसका आपको बड़ा फ़ायदा होता है। बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरे स्कोर पर डोमिनेट होते हैं, आपका स्कोर दूसरे बच्चों के स्कोर पर डोमिनेट होता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, वक्त से पहले करेंगे, उतना बेहतर करेंगे। अगर आप अभी भी, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप 24 में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं ना इस वाले अटेम्प्ट में, अभी आप ये सोचें कि आपके पास एक वीक है, एक हफ्ता है, बस हर दिन आप ये सोचें कि आपके पास एक हफ्ता है, आपको हफ्ते में चीज़ें, यानी हफ्ता जब आता है हम काम तेज़ी से करते हैं ना, उस तेज़ी से करें। और अगर फिर आप 25 के अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, फरवरी में आप ये रियलाइज़ करें कि आपके पास एक महीना है, आपको 1 महीने में जल्दी कोर्स जो है वो करना है। इस स्पीड के साथ चलें, इस स्पीड के साथ चलें, इस स्पीड के साथ चलें, फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक दफ़ा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी ना, फिर आप ये जो वो कौन सी मूवी है वो आमिर खान की, इंजीनियरिंग जिसमें होती है, 3 इडियट्स, जिसमें वो दुआ मांग रहे होते हैं ना कि मेरा स्कोर अच्छा है, वो चीज़ें आपसे दिल से निकल जाएंगी, दिमाग से निकल जाएंगी। लोग परेशान होंगे, आप कहेंगे पागल हो गए, इतना आसान पेपर है, ये क्या कह रहे हैं कि पेपर मुश्किल था, यानी आपको आसान लगेगा। तो ये सब वो चीज़ें हैं, जितना आप पकेंगे, पकना समझ रहे हैं ना, जितना आप पकेंगे इतने मजबूत होंगे।
कच्ची ब्रिक और पक्की ब्रिक में ये फ़र्क होता है। ईंट में वो मज़बूत इसलिए, वो कीमती इसलिए कि वो पक के तैयार हुई है। ठीक है।